नमस्कार दोस्तों। ये हमारा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एक पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके मैथ के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके 100 से ऊपर लगभग सेट हैं जो पुराने पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, और उनके मैं हर एक के मैथ के आपको क्वेश्चंस जो है सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हमारा समय 1/2 + √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? इसको 1/2 + √3। ठीक है, तो इसको मैं 2 - √3 और 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि इसको मेरे को नीचे से ख़त्म करना है, और नीचे जब भी इस तरह का रूट वाला ख़त्म करना हो तो उसमें एक फार्मूला लगता है कि a+b और इंटू a-b, ये क्या होता है? a² - b²। ठीक है, अब मैंने गुणा किया तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 2 - √3, और नीचे क्या आ जाएगा? ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, या प्लस है या माइनस, तो क्या बन जाएगा? ये a² - b²। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 4 - 3 क्या बच गया? 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, एक नीचे कोई पता है आपको कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2 - √3 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, आप देखो, आप यदि इसमें आंसर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संख्याएं जो है ना, ये 3 का इसी के ही मल्टीपल में है। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले देखो, आप बीच वाला ले लो, 9 से देख लो। यदि 9 से ये कट रहा है तो फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब देखो 9 से कटने का क्या होता है? 9 से आप भाग ही दे लो। ठीक है, तो 9 दूनी 18, इसको 9 से काटा है तो 5, 4, 9 छक्के 54, 9 एकम 9। ठीक है, अगला अभी देखोगे तो आप 9 तिया 27, 1 3, 9 एकम 9, 4 5, 9 पंजू 45। ठीक है, इसका 9 तिया 27, 3 7 37, 9 चौका 36 और 9 दूनी 18। ठीक है, अभी देखो ये संख्या अभी यानी 9 से कट गई। ठीक है, आगे देखो, अब ये दोबारा 9 से कट सकती है क्या? अब ये संख्या यदि ये तीनों 9 से कट जाएंगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। नहीं, 9 या 27 में से इनमें से इनका आंसर आएगा। अब 9 से काटने का क्या फार्मूला होता है आपको पता है? यदि संख्याओं का जोड़ 9 से कट जाता है इनका, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका देखो 6 और 2 8 और 1 9, 9 हो गया। 3 और 1 4, 5 4 9, ये भी 9 हो गया। 4 3 7 और 2 9, ये भी 9 हो गया। यानी 9 हो गया तो ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी ये संख्या 9 से कट जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा क्या होगा? 81 होगा। ठीक है, बाकी भाग विधि आपको पता ही होगा। आपको ये इस तरह से नहीं आता हो तो भाग विधि से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलो। x का वह न्यूनतम मान क्या है जो इतने को एक पूर्णांक बनाता है? ठीक है, पूर्णांक होता है कि x का मान ऐसा रखना है जिसमें वो या तो 0 आ जाए, या कोई भी पॉजिटिव संख्या आ जाए, या नेगेटिव आ जाए, यानी पूर्ण पूर्ण आ जाए, कोई भी बटे में या इस तरह से नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ x का ऐसा मान रखो इनमें से, ये ऑप्शन से ही सॉल्यूशन सही होगा कि जिसको आप इसको करो तो ये पूरा पूरा कट जाए। अब देखो यहाँ -4 है और नीचे ये भी -14 है। -4 और -14 कितना हो गया? 18 हो गया। माइनस के आपस में नहीं कटेंगे। 39 में से 14 गया था, कितना हो गया? 39 में से यहाँ 14 गया तो कितना बचा? 35। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी नहीं कटेगा पूरा। ये -11 और -15। ठीक है, तो ये 50 और ये -11 -14, यानी यहाँ क्या बच गया? अब ये माइनस के 25 हो गया, वो तो इससे कट के क्या आ गया? -2। अभी क्या है? 50। अब एक ऑप्शन और बच गया इसमें। ठीक है, तो -36 और -14, -50। ठीक है, तो कट गया। कटने के बाद क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है, अब देखो दो अंक ऐसे आए हैं, 11 और
36 माइनस के 11 और माइनस के 36 जो इसको पूर्णांक बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो न्यूनतम मान पूछा है, और न्यूनतम में आपको पता है माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही न्यूनतम होता है, तो -36 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा आप रिपीट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रम से 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसका पारस्परिक, जब भी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी गई हो और पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात पूछा हो तो उसका एक ही फार्मूला होता है। ये 3 भुजाएं हैं ए, बी और सी, है ना। ठीक है, तो जब ए के यहाँ जो लिखा जाएगा अनुपात में वो इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है, यानी 13 और 15 का गुणा, 13 गुणा 15। ठीक है, बी का जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? बी को छोड़ के क्या बच गए? ए और सी, तो इनका गुणा 8 गुणा 15। ठीक है, और सी जब तो 8 और 13, यही इनका क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। अब मैंने इसको इसी अनुपात में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने ये देखना चाह रहा था यदि इसमें से कुछ कट जाए तो मैं काट सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों में से कट जाए। ठीक है, अब देखो, आपको सबको भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले एक को गुणा करके देखो। 13 8 104। ठीक है, अब 104 देखो किस में से है ऑप्शन? 104 एक में से है, तो यही इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि यदि कटता तो हम और छोटा कर लेते हैं, इसको कोई कटने वाला है नहीं। आगे आप निकालोगे 15 8 120। ठीक है, और इनका जब करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 195 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चार साल के समय में नदी पर पुल बनाने के लिए कई लोग नियुक्त किए गए। ठीक है, लोग नहीं पता है कितने नियुक्त किए गए। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 5 कम हुई, 5% कम हुई। यही कमी दूसरे वर्ष के अंत में फिर दोहराती रही, और हालांकि समय पर पुल को पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत के कार्यालय में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, यदि चौथे वर्ष की शुरुआत में काम करने वाले लोगों की संख्या 2166 थी, तो शुरुआत में नियोजित लोगों की संख्या कितनी थी? अब मैं शुरुआत में मान लेता हूँ x, तो 5% कम हुई, यानी कि 95/100 हो गया। अब ये बच गई दूसरे साल। अगले साल भी इसने क्या किया? फिर इसका भी कम कर दिया 5%, और उसके बाद क्या किया? 20% बढ़ा दिया, तो 120/100। ठीक है, और इजकल टू क्या आ जाएगा? 2166। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब ये जो चीज़ें ये ऊपर जाएंगी, ये नीचे आएगा। ठीक है, अब 5 से इसको काटो तो क्या आएगा? 5 से 19 और 5 से 20, 5 से 19 और 5 से 20। ठीक है, ये ऐसे रहने दो। 12 से इसको काटो पहले। ठीक है, ये इधर आके कटेगा। 12 एकम 12, 9 6, 12 8 96, यानी ये इससे पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको, और 19 से, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 से कट जाना चाहिए। तो 19 से काट के देखो, 19 एकम 19, 2 6, 19 एकम 19, 7 और 6। ठीक है, 19 चौका 76। ठीक है, और ये दोबारा भी इससे कट जाएगा 19 से, तो 19 से दोबारा काटेंगे तो 19 छक्का 114। ठीक है, अब देखो 20, और इसको काट दो आप, 2 से काटेंगे तो 6, और इसको 2 से काटोगे तो क्या आएगा? 5। ठीक है, और इसको काटोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी अब जो ये सारे कट गए, ये बच गए 20, 20 और 5। ठीक है, 20 और 20 400, और 5 से गुणा करोगे तो 2000, तो ये 2000 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशन है। ठीक है, आप दोबारा भी अपनी कॉपी में लेके कर सकते हो। ठीक है, मैथ का जब भी आप क्वेश्चन करो पेन कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तभी बढ़ेगा, क्योंकि जिक्के नहीं है कि आपने देखी याद होगी आपको।
ठीक है, कैलकुलेशन जितनी करोगे उतनी आपका दिमाग तेज चलेगा, फास्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रम से 45, 60 और 125 के नियमित अंतराल पर 3 घंटियों में बजती हैं। ठीक है, 3 घंटियां बजती हैं। यदि सोमवार को सुबह 10 बजे तीनों घंटे एक साथ बजी तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है, पता होता है हमें क्या करते हैं, हम उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 45, 60 और 125। ठीक है, अभी पता है आपको किससे कटेगा? 5 से। तो 5 दिन 45, 12 पंजू 60 और ये 5 से काटेंगे तो 25। अभी ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9 और ये 3 चौकी 12 और ये 25 का 25। ठीक है, अब देखो जब गुणा करो तो पहले इनको गुणा करो, क्योंकि इनको गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, और फिर इनको गुणा कर लो। 5 तिया 15 और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 45। ठीक है, यानी कि 4500 इसका एलसीएम आ गया। अभी एलसीएम तक हमारा आ गया, कितना आ गया? 4500 मिनट्स। ठीक है, अब क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 60 से इसको भाग कर दोगे, कट गया। अब इसमें भाग दो, 6 7 42, 3 0 और 6 पंजो 30, 75 आवर आ गए। ठीक है, 75 आवर का अर्थ क्या है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, यानी 3 दिन तो पूरे ले लिए और उसके बाद 3 दिन प्लस 3 घंटे और ऊपर लिए। सोमवार था, अगला मंगलवार, फिर बुधवार और बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है, और उसका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, और बाकी आप जोड़ लो उसमें। 3 दिन तो पूरे 10 बजे हो गए और उसमें 3 घंटे और जोड़ेंगे तो 1 PM, ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। एक गोलार्ध है, ये गोलार्ध और लंबवर्तीय बेलन का आयतन बराबर है। यदि उनकी त्रिज्या भी समान है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? आपको सबसे पहले तो गोलार्ध और लंबवर्तीय बेलन जो है उनका आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गोलार्ध का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब आयतन जो होता है, और जो बेलन होता है उसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो यहाँ त्रिज्या जो है, आर जो है, दोनों में समान है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, या आर से ये R2 था या 3 था तो ये कट गया। ठीक है, अभी देखो एच में इधर ले आऊंगा, ये दूसरी चीज उधर ले जाऊंगा तो R/H इजकल टू, ये कहाँ ऊपर चले जाएगा? 3/4। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इसका? 3:4। ठीक है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का, तो बेलन की त्रिज्या 3 आ गई और ऊंचाई क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, अब आप कोई इसमें हो सकता है किसी के दिमाग में ये आ जाए कि भाई ये जो आर था ये तो गोलार्ध की त्रिज्या आई। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो आप, उनकी गोलार्ध और बेलन की त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो चाहे आप गोलार्ध की लिखो या गोलार्ध की त्रिज्या और जो लंबवर्तीय बेलन का अनुपात की ऊंचाई का अनुपात, ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रेलवे ने गलत की श्रेणी में डाल दिया था क्योंकि इसका कोई सही आंसर ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंककि आप निकाल के देख सकते हो, 24 × 15 और बटे में क्या आएगा? 12, या x मान लो। ठीक है, इजकल टू 165। अब तिर्यक गुणा होता है, इस तरह से आप इसको गुणा करके देखोगे तो इसका ये इस तरह से कोई भी आंसर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामान्य भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उनका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा? ठीक है, अब देखो शांत दशमलव का जब भी आ जाए तो आपको देखना है, जब भी आप इसको जब काट के, जब मिनिमम जो आपका रेशियो बन जाए कि जो आपस में ना कटे, तो बटे में 2, 5 या इनकी पावर हो, इनके अलावा जो भी चीज़ यदि बचती है उसमें बटे में, तो वो ही संख्या जो है वो अशांत दशमलव होगी। यानी जिसके
दो की पावर में n, दो की पावर का अर्थ क्या है कि जैसे उसमें 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए, है ना, इस तरह की संख्या बच जाए और उसके साथ 5 की गुणा हो। यदि इस तरह के आते हैं तो वो संख्या शांत होगी। ठीक है, अभी इसमें ऑप्शन देखो, पहले वाले में 27/480। ठीक है, अब देखो इसको, जीरो हमेशा 10 होता है, लास्ट का यदि जीरो है तो उसका अर्थ क्या होता है 10, और 10 के टुकड़े क्या बनते हैं 5 गुणा 2। तो आप 10 को इसको छोड़ दो, बच गया 48। ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ नीचे देखना है, मान नहीं निकालना है। तो अब 48 को हम क्या लिखते हैं, 16 गुणा 3 और 3 से ये कट जाएगा 9, है ना, यानी नीचे क्या बच गया, 16 बच गया। ठीक है ना, तो 16 बच गया, तो यानी कि ये शांत दशमलव भिन्न होगी। ठीक है, और इसमें पूछा नहीं होगा। अगला लेके देखो आप, अगला क्या है 64। तो 64 तो पहले ही 16 है, 2 की पावर का ही होता है, तो ये भी होगा। अब अगला क्या है 81/45। ठीक है, क्योंकि जीरो का मैंने बता ही दिया, 45 को काटोगे क्या आएगा, 9 से काटोगे, 9 पंजू 45, 9 ने 81, 5 बच गया, तो ये भी शांत आ गई। अगला जो है जीरो से जीरो कट जाएगा, 24/45 आ गया, है ना। 3 से काटोगे 3 8 24, और 3 से काटोगे तो 15। अब 15 नीचे बच गया, और 15 क्या लिखोगे, 3 गुणा 5, यानी कि इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसलिए ये जो है शांत दशमलव भिन्न नहीं होगी, तो ये इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलो। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखो, चार संख्याओं का योगफल 144 है, तो जितनी संख्याओं का है उसको इससे भाग कर दो। 144 को आप 4 से भाग करो तो क्या आ जाएगा, 36। अब देखो 36 जो है ना, यहाँ 4 है, तो 2 इसके इधर संख्या होंगी, 2 इधर होंगी। 36 से अगली विषम संख्या क्या है, 37, और उससे अगली विषम संख्या क्या आएगी, 39। इससे पहले वाली 35 और इससे 33। अब पहली और इसकी 33 और 39 का आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, 33 वैसे तो आपको आ जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, 3 से 11 और 3 से 13। ठीक है, तो आप इसको गुणा कर लो, 11 तिया 33, और फिर 13 से इसको गुणा कर दो, तो आपका 429 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समानांतर श्रेणी इतने का 12वां पद क्या होगा। ठीक है, जब भी कोई भी समानांतर श्रेणी है और उसका कोई भी पद पूछे, ठीक है, तो उसको टी एन से दर्शाते हैं, और उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सीरीज का पहला पद होता है, तो 142 हो गया। एन जो होता है, जो ऐसा पद चाहिए, 12वां पद चाहिए, तो 12वां माइनस 1। डी इनके बीच में जो है अंतर वो होता है। ठीक है, तो ये अंतर सबके बीच में समान आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, समानांतर श्रेणी जब होगी तो अंतर जो है वो बराबर ही आएगा, तो 6 6 आता जाएगा, तो यहाँ 6। ठीक है, तो 142 प्लस यहाँ क्या हो गया, 12 माइनस 1 क्या हो गया, 11, 11 और 11 6 की 66। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, 6 और 2 8, 6 और 4 10, असल पाई 1, 1 और 1 2, यानी कि 208 जो है वो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेहा की 8,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 9200 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। तो इसमें क्या है ना, कई लोग करते हैं, पहले रेट निकालते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं इसमें, फिर उस तरह से करते हैं। तो इसको इस तरह करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 2% पे ब्याज निकालो। मूलधन कितना है मेरा 8,000, समय कितना है 3 साल, रेट कितना है 2/100, जीरो से जीरो कट गया, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, यानी 480 ब्याज आ गया। 9200 रुपये यहाँ होगी थी, 480 इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो यानी कि 9680 रुपये जो है वो मेरी अब राशि हो जाएगी। तो बस आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, कई लोग पहले जैसे इसमें से ये 9200 है, 8,000 है। ठीक है, इसमें ब्याज आ गया 1200। ठीक है, मूलधन फिर 8,000, फिर रेट आर मानते हैं, फिर 3/100। ठीक है, कट गया। अब इसको काट के आप करोगे तो आर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, फिर इसमें 2 जोड़ते हैं 7,
और फिर दोबारा से ब्याज निकालते हैं, इस तरह से करते हैं। तो ऐसे जब भी साधारण ब्याज हो तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। एक समपंचभुज भुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा, ठीक है। अब जो भी बहुभुज होती है, बहुभुज जो होती है उसके अंत्य जो कोण होते हैं उनका जो मान होता है वो क्या होता है, n इंटू n माइनस नहीं, n इंटू नहीं, n-2 गुणा 180 और बटे, ये तो टोटल जोड़ हो गया, और n से इसको क्या कर दोगे, भाग कर दोगे जब एक कोण का मान निकालना हो, ठीक है। n संख्या होती है, तो यहाँ क्या है, पंचभुज है यानी जिसके 5 भुजाएं हैं, तो 5 यहाँ रख दोगे, ठीक है। 5 में से 2 गया तो क्या बचा, 3 गुणा 180 और बटे n कितना है, 5, ठीक है। ये कट जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। 3 0 5 31 और 36 तिया कितना हो गया, 108। तो 108 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अब प्राइमरी यदि इसको कंडीशन पे हम देखते हैं तो ये जो है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो संख्याओं का योग होगा वो महत्तम समापवर्तक से ज़्यादा होगा। क्या होगा, महत्तम समापवर्तक से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा इसका लघुत्तम समापवर्तक हो सकता है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या हो, 120 है, वर्गों का योग जो है वो 289 है, ठीक है। संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है, ठीक है। अब 120 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि जिसको जोड़ें तो इनमें से कोई आंसर आ जाए, ठीक है। फिर वर्क करके देखेंगे। तो एक आता है 15 गुणा 8, 15 8 120 होता है, ठीक है। अब क्योंकि जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर हो, है ना, कि आपस में यदि नहीं कटते हैं तो उन संख्याओं के गुणा के बराबर हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 15 गुणा 8 120 आ गया, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 5 4 9, 6 2 8 2 9, यानी कि वर्गों का योग भी कितना आ गया, 289। तो ये हमारी दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो योग कितना आ जाएगा, 23, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेदिनी एक दीवार को अकेले 21 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि युक्की को इसका दुगुना समय लगता है। यानी कि मेदिनी 21 दिन में करती है तो इसको कितना दिन लगता है, युक्की को 42 दिन लगते हैं, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो आधी मतलब हाफ दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। अभी देखो इसका, ये 21 दिन में पूरा करती है, ये 42 दिन में, तो 21 और इसका 42 का वो क्या हो जाएगा, एलसीएम 42 हो जाएगा, ठीक है। यानी 21 दिन में पूरी की तो एक दिन में कितना करेगा, ये 42 खाने मान लेते हैं, दीवार है ना तो इसमें खाने मान लेते हैं, खाने पेंट करने हैं, ठीक है। तो एक दिन में 2 खाने पेंट करेगी, 42 वाली एक दिन में कितना करेगी, 1 खाना पेंट करेगी। अब दोनों मिल जाती हैं तो 2 ये कर रही है, 1 ये कर रही है, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3, यानी 3 खाने ये दोनों एक दिन में पेंट कर देंगी, ठीक है ना। अब देखो 3 एक दिन में कर रही हैं तो पूरी दीवार को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 14 दिन, और आधी दीवार को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 7 दिन, ठीक है। तो 7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखो। इसी में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ यदि आपने इसको आदि को ध्यान नहीं दिया तो आपका 14 के ऊपर आप ऑप्शन टिक कर आते हैं और गलत हो जाता है आपका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, निम्न बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है। कंपनी XYZ द्वारा किस वर्ष में सर्वाधिक पर्सनल कंप्यूटर संख्या में
बेचे गए, ठीक है, संख्या लाख में है, बेचे गए। अब देखो ग्राफ में देखो सबसे ज़्यादा ऊंची लाइन कौन सी है, 2014 वाली है, तो इसी में सबसे ज़्यादा बेचे गए, बस इतना सा ही है। ग्राफ देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अभी तक जितने भी मैंने पेपर कराए ग्राफ कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया है, बहुत ही आसान आया है। निम्न में से कौन सा एक पाइथागोरस तिर्यक है, ठीक है। देखो इसका ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो पाइथागोरस तिर्यक है, ठीक है, और वो कैसे निकले वो भी मैं बताता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ कि जिसका पहला अंक विषम हो उसका लिखता हूँ 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, ठीक है, और 7 24 और 25। इस तरह से ये क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा। अब इनमें आप एक चीज़ देखोगे तो ये आपस में कोई भी कटते नहीं है, यानी कि ये जो है इनका मिनिमम रेशियो में है, ठीक है। अब ये निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, इसको निकालने के लिए जैसे इसका आपको निकालना है, ये 3 है, पहले इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 9, 9 में से 1 घटा दो और फिर 2 से भाग कर दो, घटाओ, स्क्वायर किया, पहले 3 का स्क्वायर किया, वर्ग किया, 9 आया, 9 में से 1 घटाया तो क्या आ जाएगा 8, और 8 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 4। अगले में स्क्वायर करो, फिर 1 जोड़ दो और फिर 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग किया तो क्या आ गया 5, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, 3 4 5। अब इसी तरह इसका है, ये अब कैसे निकलेंगे, ये निकालने के लिए देखो अभी फार्मूले से निकालो कि मेरे को नहीं पता है, काट दो इनको। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 24, और 24 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 12, फिर 13। इसी तरह 7 का क्या होता है 49, 49 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 48, 48 को 2 से भाग कर दो क्या हो जाएगा 24 25, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा क्या है, ये जब भी पहला अंक विषम हो कि जैसे 3 है 5 है 7 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा बड़े वाले उसमें, तो उनमें भी कितना होगा 1 का अंतर होगा, कितने का होगा 1 का अंतर होगा, ठीक है। दूसरे आते हैं जिसमें ट्रिपलेट हमारा विषम से स्टार्ट होता है, जैसे 4 है 3 5, ठीक है, 6। अब इसका मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ये कैसे निकलता है। इसमें उल्टा होता है कि पहले जब विषम संख्या सम संख्या हो, सॉरी, पहले वाला ट्रिपलेट की यदि सम संख्या हो तो कैसे निकलेगा, उसके निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। अब देखो इसमें निकालो, 4 है, 4 को आधा कर दो कितना हो गया 2, 2 की स्क्वायर करो उसमें से 1 माइनस कर दो, अगले में 2 की स्क्वायर करो और उसमें 1 प्लस कर दो। 2 की स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 आ गया। अगला 2 की स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 आ गया। उसमें कितने का डिफरेंस था 1 का डिफरेंस था विषम वाले में, और सम वाले में कितने का डिफरेंस आता है 2 का। इसका निकालो, 6 का आधा कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में से 1 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 8। अगला 2 का डिफरेंस है 10 आ जाएगा। निकाल भी सकते हो, 9 प्लस 1 स्क्वायर जो किया था 3 का 10 आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 12 का, ठीक है, क्या बताया था, पहले इसका आधा करो, इसका आधा क्या आ गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से 1 क्या कर दोगे माइनस, तो 12 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 35 और 37, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिपलेट निकालने के फार्मूले बता दिए हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी कोई नहीं कट रहा, इसमें भी कोई नहीं कट रहा, इसमें भी कोई नहीं कट रहा, ठीक है, मतलब ये मिनिमम है। तो अब इसमें डिफरेंस जो है वो 2 का दे दिया और इसमें भी 2 का दे दिया, लेकिन 2 का डिफरेंस कब आता है विषम वाली संख्या में आता है, कब आता है विषम वाली में। और आप इसका ट्रिपलेट निकाल भी सकते हो, आपको बताया मैंने कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 5 5 25, ठीक है। अब इसको आप निकाल सकते हो, और ये तो सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस ही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने तरीके बता दिए हैं ट्रिपलेट निकालने के। आप इस तरह का कोई डिफ़िकल्ट सम भी आ जाए तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
2 मीटर की समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है। यदि इसी रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है तो इस रास्ते द्वारा घिरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करोगे? ये एक वर्ग है, वर्गाकार पार्क है, इसके चारों ओर जो है वो क्या बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। इसकी वजह मेरे को नहीं पता, एक्स मैं मान लेता हूँ। रास्ते की कितनी है? 2 मीटर। इधर भी 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है। ठीक है, यानी कि रास्ते की जो चौड़ाई है या एक भुजा है वो कितनी होगी? x+4 होगी। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका स्क्वायर। ये तो रास्ते वाला समेत हो गया पूरा, और रास्ते को छोड़ के क्या हो जाएगा? x²। यदि मैं दोनों को घटाता हूँ तो क्या आंसर आता है? 416। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। x+4 का स्क्वायर और माइनस x² क्या हो जाएगा? 416। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो तो किसका बन गया? a² माइनस b²। तो क्या होता है? a+b और a-b। पहले एक बार इनको प्लस कर दो, x+4 माइनस x इंटू x+4 और प्लस x, क्या बच गया? 416। ये x से x कट गया, 4 से इसको भाग कर दो, तो 4 से भाग करोगे क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 0 और 4 चौकी 16, क्या आ गया? 104। ये क्या बच गया? 2x+4। 4 उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा? 100 और 2 से काटोगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल पूछा है, ये 50 आ गया तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। 50 गुणा 50। ठीक है, आगे चलो। एक विलियन में पानी की 300 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 44 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। ठीक है, जब भी इस तरह से पूछे तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि नमक का टोटल घोल में कितना प्रतिशत हो। नमक की मात्रा है 44 और घोल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दोगे आप तो क्या हो जाएगा? 364 और गुणा 100। ठीक है, 4 से इसको काट दो, 4 से क्या आ जाएगा? 11 और 4 से इसको काटोगे तो 4 निम 36 और 91। ठीक है, तो ये 100/91 जो है। अब इसको सोल्व कर दो, 11 सही 100/91। ठीक है, अब 91 को इसमें भाग दोगे तो एक तो आएगा ही। ठीक है, तो 11 और 1 12। ठीक है, और कितना बच जाएगा? 90। ठीक है, यानी 1 पे जाएगा नहीं, फिर 0, फिर 9 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 12.09। ठीक है, तो ये प्रतिशत जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जी में लिखा हुआ है तो ये गलत है, 12.09% जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्न वेन आरेख व्यवसायिक परीक्षण ए बी और सी लेने वाले कुल 50 छात्रों को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कम से कम एक परीक्षण सत्र में भाग लेता है। कितने छात्र केवल 2 परीक्षण सत्रों में उपस्थित हैं? अब 2 में पूछा है, केवल 2 में, तो उसका अर्थ है कि वो जो सिंगल वाले होंगे वो भी नहीं होंगे, डबल वाले होंगे वो भी नहीं होंगे। अब आप ध्यान से देखोगे, ये सिंगल है ये नहीं होगा, ये सिंगल है ये भी नहीं होगा, ये सिंगल है ये भी नहीं होगा, ये तीनों में ये भी नहीं होगा, ये बच के जो आएंगे तो 4 4 8, 8 और 5 13। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चार अलग अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित डेटा दिया गया है कि पहली तिमाही में 2000 लोग गए, दूसरी तिमाही में 1000 लोग गए, तीसरी में 3500 गए और चौथी में 5500 गए। सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है? तो औसत संख्या पूछी है, तो औसत कैसे निकालते हैं? इनको जोड़ के और 4 से भाग कर दो। ठीक है, तो इनको करो, 5 4 9 और 1 10 और 2 12, 12,000 टोटल हो गए। 4 से भाग करोगे 3000 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 3000 पे टिक लगाओगे
और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पी की आयु क्याऊ की आयु की दुगुनी है, यानी कि पी जो है वो क्या है, 2 क्याऊ है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 होगा। ठीक है, तो 5 साल बाद होगा तो आज के दिन क्या होगा, 10 घटा दूं इसमें से, या चलो जिस समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं लिख ही देते हैं। पी की आज के दिन पी मान लेते हैं, क्याऊ की क्याऊ मान लेते हैं। तो पी की 5, पी प्लस 5, और दूसरे की क्याऊ प्लस 5, ये दोनों क्या होगा, 70 होगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग ही पूछा है इसने। ठीक है, पी प्लस क्याऊ पूछा है इसने, पी प्लस क्याऊ, बाकी तो कुछ निकालना है ही नहीं। तो इसमें से ये घटा दोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में का योग क्या होगा, 60, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलो। अब ये गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न आ गया है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। जिप्पी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात इतना है, जिप्पी का सामान्य अनुपात बताइए। ठीक है, सामान्य अनुपात होता है आर। तो कोई भी जो जिप्पी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, उसके 3 पद, 5 पद या n पदों का योग का फार्मूला होता है ए पहला पद इंटू आर की पावर n माइनस 1 और बटे आर माइनस 1। ठीक है, ये उसके n पदों का फार्मूला होता है। अब n मेरे को दिया है, पहले केस में 3 दिया हुआ है, दूसरे केस में 6 दिया हुआ है। जब इसको हम करेंगे तो नीचे भी यही लिखेंगे, आर की पावर n माइनस 1 और बटे आर माइनस 1। आर सेम है, n अलग अलग है, ए अलग अलग है। ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ए से ए कट गया, इससे ये कट गया, यानी यहाँ से बच जाएगा आर n1 3 है माइनस 1, और नीचे बच जाएगा आर की पावर 6 माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं। आर की पावर 3 माइनस 1, इसको बाद में लिखेंगे लास्ट में, और ये आर की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर तो आर की पावर 3 माइनस 1 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, आर की पावर जो 6 है उसको क्या लिख सकते हो आप, आर की पावर 3 और इसकी 2 ऐसे लिख सकते हो, और माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 माइनस 1 बटे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ए क्यूब माइनस 1 और ये आर की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, ये आपस में कट गए, 1 बटे इसका मान क्या आ गया, 125 बटे 152। ठीक है, इसने यहाँ क्या पूछा है, आर का मान पूछा है। अभी इतना आ गया, अब आगे बताता हूँ। 1 प्लस आर की पावर 3 प्लस 1 कितना आया, 125 बटे 152। अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, तो ये क्या आएगा, आर की पावर 3 प्लस 1, और इधर उल्टा किया तो उधर भी उल्टा कर दो, 152 बटे 125। ये आर की क्यूब है और ये 1 प्लस में है, तो 1 प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम 125 आएगा, इसमें से माइनस करोगे क्या आ जाएगा, ये 27, और नीचे क्या आ जाएगा, 125। ठीक है, तो यानी आर की क्यूब ये आ गया, और ये 3 का क्यूब हो गया, और नीचे 5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी 3 बटे 5 जो है वो इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया है ये गुणा ये इसके बराबर है। ठीक है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो सेकेंड ए जो होता है वो क्या होता है, 1 बटे कोस ए। ठीक है, और यहाँ प्लस टेन ए क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए। इसको सोल्व करोगे तो नीचे तो क्या आएगा, कोस ए, और ये क्या आ जाएगा, 1
प्लस साइन ए। और इसी तरह ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए। अब इनके आपस में गुणा करोगे तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो इसका क्या होगा, ऊपर वाले का जो गुणा होगा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी इसको आगे चलो। ये लिखते वक्त इसमें ये यहाँ जो है ये बटे है आपस में। ठीक है, तो इसको दोबारा करते हैं। सेकेंड ए 1 प्लस कोस ए, तो इसमें बटे था ये। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं। सेकेंड ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे कोस ए और प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, कोस ए नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाले जोड़ हो जाएंगे, कोस ए यानी 1 बच जाएगा। ठीक है, और इसके बटे जब माइनस वाले को सोल्व करेंगे ऐसे क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए। कोस ए से कोस ए कट जाएगा और ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर और 1 माइनस साइन ए नीचे। ठीक है, अब साइन ए लिखने में आपको ज़्यादा लगेगा तो यहाँ आप साइन ए की जगह एक्स पुट कर लो और फिर इसको सोल्व करो। ठीक है, यानी कि 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स, और ये क्या आ रहा है, 2 प्लस 51 और 79। इसको आप पूरा एक साथ करके लिख दो। ठीक है, 79 दूनी कितना होता है, 158 और प्लस 51। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 1 9, 5 5 10 रुपये 1, 209, यानी इसका मान आ गया 209 बटे 79। ठीक है, अब इसके आपस में 3 मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का मान निकालना है यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, 79 प्लस 79 एक्स और इजिकल टू 209 माइनस 209 एक्स। ठीक है, अब देखो ये इधर ले आओ तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और जोड़ के कितने हो जाएंगे, ये 209 और 79 आपस में जोड़ोगे तो 9 दूनी 18, असल पाई 1 और 7 1 8 और 2 एक्स इजिकल टू, ये इधर जाएगा घट जाएगा और घट के कितना आ जाएगा, 9 70 130। ठीक है, और x का मान 130 बटे यहाँ से 288 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, ये 65 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 144, यानी साइन ए का मान जो है वो 65 बटे 164 आ गया। ठीक है, अब मैंने x क्यों रखा, क्योंकि यदि आप साइन ए रखते रहते तो आपको लिखने में भी ज़्यादा समय लगता है, टाइम भी आपका ज़्यादा लगता है। आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने जोड़ने में उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पूछा है, पहले इसको भूल जाया करो, यानी कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालो, 12, 15, 25। पहले कोई ऐसा जो सबसे कम जिसे तीनों कट रहे हो, कोई नहीं है, 2 ले लो अब। ठीक है, तो 5 से ये 12 का 12, 5 तिया 15, 5 5 25। अब 3 से कट जाएगा, 3 चौकी 12, 3 एकम 3 और 1। ठीक है, 5 सॉरी, तो 5 5 5 25, 25 चौका 100, 100 तिया 300, 300 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करा है, जिसे इतने में जोड़ने पे उसका पूरा पूरा कट जाए, यानी कि ये 20,000। ठीक है, और 300 से इसको भाग दो। ठीक है, 300 से भाग दोगे तो 300 एकम 6 पे 306, 1800 आ गया। यहाँ फिर 200 बचा और फिर 300, 6 का 1800, फिर 200 बच गया। ठीक है, अब देखो ऐसा जब पहले होता था तो वो होता था
कि जब भी किसी संख्या में मतलब 5 अंकों की रहे या इस तरह से, है ना, एक होता है बड़ी से बड़ी संख्या में और एक छोटे से छोटी, जैसे हम 999 वगैरह लेते थे, है ना, उसमें से आंसर आता था, घटा देते थे और हमारा आंसर निकल जाता था। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसमें क्या जोड़ें 20,000 में कि पूरा कट जाए। तो वो संख्या जो जोड़ने वाली होती है वो इनका डिफरेंस होता है 300 का और 200 का। 300 और 200 का डिफरेंस कितना है, 100। ठीक है, यदि आप 100 इसमें जोड़ देते तो ये आपका क्या हो जाता, इससे कट जाता। ठीक है, यदि यहाँ 21 होता है तो यहाँ भी क्या आता है 21, और फिर 21 पे चले जाता है, 7 पे चले जाता है तो 2100 हो जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया, 100 इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक परीक्षा में प्राची ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए। उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक चाहिए। ठीक है, यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। अब देखो, एक 75 की है, एक 50 की है, टोटल हो गया 125 की। 56% अंक क्या चाहिए पास होने के लिए, तो 56 125 में से कितने चाहिए बटे 100। 25 चौका 100, 25 पंजू 100, 25 4 से काटोगे 14 चौकी 56 और 14 पंजू 70, यानी कि टोटल उसको 70 अंक चाहिए। पहले वाले में वो 22 अंक ले आई, तो दूसरे वाले में उसको जो है इसमें से घटा दो, यानी 48 अंक उसको लेके आने ही आने पड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग जो है 48 पे टिक लगा देंगे और ये गलत हो जाएगा। अब पूछा है तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत पूछा है। 75 में से उसके 48 अंक हैं तो कितने प्रतिशत आए, तो 48 बटे 75 और गुणा 100। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे तो 16 ती 48 और 16 चौकी 64, यानी उसके कितने अंक आए, 64% उसके अंक आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना है पेपर, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला सम, फलों की टोकरी में 52% लीची और 48% कीवी हैं यदि वह संख्या 50 है। अब देखो यहाँ 50 है, प्रतिशत में हमें पता होता है 100 होता है, तो ये कितनी हो जाएंगी 26 और ये कितने हो जाएंगे 24। अनुपात पूछा है, इनका अनुपात कर दो, कट के क्या हो जाएगा 13:12, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलो। सोलह विशेषज्ञ किसी कार्य को 28 प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने की समान अवधि में पूरा करते हैं। यानी कि 16 विशेषज्ञ जितना काम करते हैं उतने ही 28 प्रशिक्षु करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एक दिन में करते हैं, है ना, जितना ये 16 करते हैं उतने 28 करते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, V बटे P आ जाएगी। तो ये 16 उधर हो जाएगा, यानी 7/4, यानी V वाले जो है जहाँ 7 बॉक्स बनाते हैं तो उसी समय पे P जो है क्या है 4 बॉक्स बना पाता है। आगे पढ़ो, 12 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु किसी कार्य के एक भाग को पूरा करते हैं। ठीक है, इसी समान अवधि में समान कार्य को पूरा करने के लिए 8 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन घबराना नहीं है कि ये क्या कह रहा है, 12 विशेषज्ञ, हम एक दिन ही मान लेते हैं कि एक दिन में इनने काम किया, कितना भी काम पूरा हुआ। ठीक है ना, एक दिन में ये 7 बॉक्स बनाते हैं, तो 12 विशेषज्ञ कितने बना देंगे 84, प्लस 15 प्रशिक्षु थे, एक दिन में एक प्रशिक्षु 4 बॉक्स बनाता है, तो 15 कितने बना देंगे 60 बना देंगे, यानी टोटल इनने 144 बॉक्स बनाए। अब 144 जो बॉक्स हैं वो एक दिन में ही 8 विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षु, कुछ हमें पता नहीं कितने मिलने हैं, उनको बनाने हैं। अब एक प्रशिक्षु 7 बनाता है तो 8 कितने बनाते हैं 56, तो ये तो 56 बनाए, बाकी कौन बनाएंगे, प्रशिक्षु बनाएंगे, इसमें से घटा लो ये, तो 56 इसमें से घटाओगे तो 8 और ये 8, 8 और 6 14, सल्पा 1, 5 और 1 8 से 14, यानी कि 88 बॉक्स हैं जो किनको बनाने, प्रशिक्षुओं को बनाना है। और एक प्रशिक्षु कितने बनाता है 4 बॉक्स,
तो 88 बनाने के लिए कितने प्रशिक्षु चाहिएंगे? 22 चाहिएंगे। 4 से भाग कर दो तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित पाई आर ए कंपनी XYZ द्वारा बिक्री की गई खेल की सामग्री का जानकारी। कुल राजस्व इतने रुपए था। ठीक है, कंपनी XYZ ने वर्ष 2016 में खेल सामग्री की बिक्री से कितना राज्य में कमाया? ठीक है, कितना राजस्व कमाया? ठीक है, अब देखो ये टोटल था। खेल सामग्री की बिक्री जो है वो क्या थी? ये स्पोर्ट्स किट्स जो है ना, तो ये स्पोर्ट्स किट्स में कितना कमाता है? 10%। और 10% का हमें पता है क्या अर्थ होता है? 10% का अर्थ होता है 10वां हिस्सा। ठीक है, तो इसका 10वां हिस्सा निकालेंगे, 10वां हिस्सा निकालेंगे तो यानी 1 0 कट जाएगी, यानी कि 368 और 200 इतने डॉलर वो कमाएगा। तो 368 200 देखो किस में आंसर है? ये आंसर रहा इसका, तो ये ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको करना है। अगले सम पे चलते हैं, ये लास्ट सम है। ये क्या कह रहा है? 117 गेंदें ए, बी और सी के बीच इस अनुपात में बांटी जाती हैं, सी की तुलना में ए को कितने गेंदें प्राप्त, कितने कम या ज़्यादा गेंदें प्राप्त होंगी? ठीक है, अब देखो सी की तुलना में ए को, तो सी की तुलना में ए को तो कम होगा, तो कम वाली होगा पहली चीज़ तो। ठीक है, दूसरा क्या है? सी की तुलना में ए को कितनी गेंदें प्राप्त होती हैं? ठीक है, अब ये अनुपात से देख लो। अब अनुपात का जोड़ कितना है? 7 4 11 2 13, यानी कि 13 गेंद है। ठीक है, तो कितनी कम प्राप्त होती हैं उसको? 5 कम प्राप्त होती हैं। 1 होगा तो बटे 13 और गुणा 117, 13 निम्न 117 और 9 पंजू 45, यानी 45 कम। ठीक है, तो ये अधिक, ये कम, ये कम, ये अधिक। ठीक है, तो 47 ये गलती से लिखने में हो गया, ये 45 आ गया, 45 कम। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा सेट पूरा हुआ। ठीक है, इसको मैं आशा करता हूँ कि आपने ईमानदारी से सोल्व किया होगा, और जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो आपने देखा होगा। ठीक है, आप इससे आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी आपकी तैयारी होगी है। ठीक है, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालते हैं तो वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन में आ जाती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।